हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम मैथ्स पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और आप जानते ही हैं हम लगातार सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सारे सब्जेक्ट की क्लासेस हमारी चल रही हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, सभी क्लासेस के लिंक आपको मिल जाएंगी। कल की क्लास में हमने हिंदी पेडागोजी का एक प्रीवियस ईयर सेट लगाया था और उससे पहले हमने CDP की काफ़ी सारी क्लासेस, मैराथन क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम मैथ्स पेडागोजी देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और कमेंट करके हमेशा की तरह अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आज के सेट में आपने कितना स्कोर किया है। और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हैं और उन्हें जो इन्फॉर्मेशन नहीं पता वो मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर आप सीटेट का पेड नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा फ्रेंड्स, इस पर मैसेज करके आप पेड नोट्स को ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। और सबसे पहला क्वेश्चन है मैथ्स पेडागोजी का, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये देखिए, प्राथमिक श्रेणी के बच्चों के लिए सन्निकटन एवं अनुमान की समझ निम्नलिखित संकल्पनाओं में से किस संकल्पना के विकास की ओर ले जाएगी। बात हो रही है सन्निकटन एवं अनुमान की, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे अप्रॉक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन। For primary grade children, an understanding of approximation and estimation would lead to the development of which of the following concepts। आपको बताना है कि इसकी जो समझ है निम्नलिखित संकल्पनाओं में से किस संकल्पना के विकास की ओर ले जाएगी। ठीक है, पहला है संक्रामिता, दूसरा है मापन, तीसरा है नमूनों की तरफ और चौथा है परिकलन की तरफ। अब देखिए, इंग्लिश में यहाँ पर दिया हुआ है, पहला है ट्रांजिटिविटी, दूसरा है मेजरमेंट, तीसरा है पैटर्न्स और चौथा है कैलकुलेशंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं कि बच्चों के लिए जो सन्निकटन और अनुमान की समझ होती है ना, वो किस संकल्पना के विकास की ओर लेकर जाएगी। सबसे पहले ट्रांजिटिविटी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, मेजरमेंट भी यहाँ पर सही होगा और जो आपका परिकलन है ये भी यहाँ पर सही होगा। लेकिन जो नमूनों की तरफ है ना, पैटर्न्स की तरफ, ये यहाँ पर सही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर एस्टिमेशन, आप देख लीजिए, सन्निकटन और अनुमान की। तो सी ऑप्शन यहाँ से जो है हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी ए, बी और डी हमारा सही है, जो कि हमको फोर्थ ऑप्शन पे विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक बच्चे को 567 को लिखने के लिए कहा गया तब उसने उसे इस तरीके से लिखा। देख लीजिए, ठीक है, उसको बोला 567 लिखो तो उसने इस तरीके से लिखा। इस त्रुटि का सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? आप जानते हैं ये 567 नहीं लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है। तो बच्चे जो ये त्रुटि कर रहे हैं, जो मिस्टेक कर रहे हैं, इसका जो है मेन कारण क्या हो सकता है, ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि बच्चा कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और एक लापरवाह श्रोता है। दूसरा ऑप्शन है बच्चा एक सतर्क श्रोता है किंतु स्थानीय मान की अवधारणा को स्थापित नहीं कर पाया है। तीसरा है बच्चा केवल 2 अंकीय संख्याएं पहचानता है। और चौथा है स्थानीय मान की अवधारणा पढ़ाने में शिक्षक की नाकामी रही है। तो बताइए इसमें से क्या ऑप्शन सही होगा? अगर 567 को वो ऐसे लिख रहा है तो सिंपल चीज़ है फ्रेंड्स कि उसको जो स्थानीय मान है, प्लेस वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है, वो अच्छे से उसे नहीं आ रहा है। ठीक है, उसको यहाँ पर वो नहीं लगा पा रहा है, बस यही है। क्योंकि 567 की बात हो रही है, 3 डिजिट्स होनी चाहिए थी ऐसे, लेकिन उसने यहाँ पर क्या किया, 2 ज़ीरो बढ़ा दी। अगर उसको स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट पता होता तो वो सही से लिखता, लेकिन उसको ये नहीं पता है, इसलिए उसने इस तरीके से लिखा। ठीक है, तो इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन 2 में आप देख पा रहे होंगे कि बच्चा है तो एक सतर्क श्रोता, ठीक है, अच्छे से वो क्लास में सुनता है जब भी उसे पढ़ाया जाता है, लेकिन स्थानीय मान की अवधारणा को वो स्थापित नहीं कर पाया है, इसीलिए उसने 567 को इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है जो कि प्रारंभिक स्तर के गणित अधिगम में बहुत छोटे बच्चों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं फ्रेंड्स। पहला है अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या पद यानी कि नंबर वर्ड्स यूज्ड बाय द लर्नर्स। दूसरा है नंबर ऑपरेशन यानी कि संख्या संक्रियाएं। तीसरा है स्पेशल अंडरस्टैंडिंग यानी कि दिक् स्थान संबंधी समझ।
और चौथा है सॉल्विंग मैथमेटिकल पजल्स, यानी कि जो गणितीय पहेलियाँ होती हैं उनको हल करना। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का एक उदाहरण है जो प्रारंभिक स्तर के गणित अधिगम में बहुत छोटे बच्चों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन 1, नंबर वर्ड्स यूज्ड बाय द लर्नर्स, अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या पद शब्द। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के अधिगम के संबंध में सही है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने, लड़कियों की तुलना में लड़के गणित सीखने में बेहतर होते हैं। दूसरा है विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए अलग कक्षाएं होनी चाहिए क्योंकि वे अन्य बच्चों के साथ नहीं सीख पाते। तीसरा है प्रत्येक व्यक्ति गणित को सीख सकता है। और चौथा है गणित में प्रक्रियात्मक प्रभाव सदैव अवधारणात्मक स्पष्टता की ओर ले जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि गणित के संबंध में कौन सा कथन आपको सही लग रहा है। क्या आप ये कहेंगे कि लड़कियों की तुलना में लड़के गणित में अच्छे होते हैं? नहीं, ये तो कोई लॉजिक वाली चीज़ ही नहीं हुई, है ना। नेक्स्ट कह रहे हैं कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जिनको स्पेशल नीड चाहिए होती है, तो उनके लिए अलग क्लासेस होनी चाहिए। जी नहीं, हम इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, जिसमें हम कहते हैं सभी बच्चों को एक समान रूप से शिक्षा देनी है, अलग अलग नहीं बिठाना है, बल्कि एक साथ बिठा के शिक्षा देनी है। तो ये तो कह रहा है अलग होनी चाहिए, तो इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट। नेक्स्ट आता है प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है। ये बिल्कुल यहाँ पर सही है फ्रेंड्स, कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो लड़का हो लड़की हो, सभी लोग क्या कर सकते हैं, गणित को सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 गणित की पाठ्यचर्या को महत्वाकांक्षी होने के लिए तर्क प्रस्तुत करता है। इस दृष्टि को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक उपयुक्त हैं, आपको चूज़ करना है। एनसीएफ 2005, और मैंने आपको हमेशा बोला है ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं आपके, लाइक एनसीएफ है, आरटीई है, एनईपी है, निपुण भारत है, ये ना आपके सीडीपी में ही नहीं, इवन सारे सब्जेक्ट में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि अभी आपका ये बन चुका है, आप देख पा रहे हैं एनसीएफ 2005 से। तो देखते हैं, पहला है पाठ्यचर्या का ज्ञान संख्या ज्ञान में विद्यार्थियों की क्षमताओं का विकास करना आवश्यक है। दूसरा है पाठ्यचर्या का गणितीय चिंतन एवं विवेचन के लिए विद्यार्थियों के आंतरिक संसाधनों का विकास करना आवश्यक है। तीसरा है पाठ्यचर्या का गणितीय पहेलियों को हल करने में विद्यार्थियों की क्षमता का विकास करना आवश्यक है। तो कौन सा इसमें से महत्वाकांक्षी होने के लिए पूछा है, कौन सा सबसे उपयुक्त होगा। ठीक है, तो सबसे उपयुक्त आपका फ्रेंड्स ऑप्शन बी लग रहा है, यही इसका राइट आंसर होगा कि पाठ्यचर्या का गणितीय चिंतन एवं विवेचन के लिए विद्यार्थियों के आंतरिक संसाधनों का विकास करना। ठीक है, हम ये तो कहते हैं बच्चों में क्या हो, चिंतन का विकास होना चाहिए, बच्चों में चिंतन का विकास होना चाहिए, बच्चे सोच सकें, चीज़ों को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए बी ऑप्शन क्या होगा, इसके लिए राइट हो जाएगा। और बी हमको ये दिख रहा है ना सेकेंड, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित पाठ्यक्रम को डैश पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। किस चीज़ पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए? पहला है प्रासंगिक गणितीय शब्दावली के विकास पर, ये तो ठीक है, इस पर तो केंद्रित होना चाहिए ना, बच्चों में डेवलपमेंट करेंगे। किस चीज़ का? मैथमेटिकल वोकेबलरी का। दूसरा है दिक् स्थान संबंधी जो विकास है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। जी हाँ, ये तो मैथ्स में इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये कह रहा है सबसे कम केंद्रित किस चीज़ में होना चाहिए। थर्ड है प्रतिमान और प्रतिरूपों की पहचान, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न्स भी मैथ्स में इंपॉर्टेंट होते हैं। चौथा कह रहा है यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड एल्गोरिदम टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन विधियों के उपयोग। देखिए, कलन विधियों का उपयोग करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैथ्स में नहीं होता है, तो इसीलिए क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य कौन सा नहीं है पूछा है। ठीक है, तो पहला है बच्चे की भ्रांतियों के बारे में जानना, ये तो इसका उद्देश्य होता है कि बच्चों के जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं उनको जानना। दूसरा है ज्ञान के निर्माण में बच्चे की समझ को आंकना, यानी कि
चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है, ये रचनात्मक आकलन का उद्देश्य होता है। थर्ड है पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करना। और चौथा है यह जानना कि शिक्षण युक्ति जो है उपयुक्त है या नहीं है, ये भी सही है, ये भी रचनात्मक आकलन का उद्देश्य होता है। लेकिन ये थर्ड वाला इसका उद्देश्य नहीं होता है कि पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणा को आप प्रस्तुत कर रहे हैं। टू इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन प्रीवियस कॉन्सेप्ट, ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है जिसे हम FA कहते हैं, उसका ये उद्देश्य नहीं होता है। तो इसीलिए ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्राथमिक कक्षा की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में गणितीय तर्कणा के कौशल के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। निम्नलिखित में से कौन से कार्य उसकी सबसे उपयुक्त तरीके से सहायता कर सकते हैं। देखिए बच्चों में क्या कर रही हैं, गणितीय तर्कणा के कौशल का विकास कर रही हैं, तो उनके लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या हो सकता है ये पूछा है। पहला है अपनी कक्षा में गणितीय क्रीड़ाओं और पहेलियों का उपयोग करना। दूसरा है अभ्यास के लिए दिए गए सूत्र पर आधारित बहुत सारे प्रश्न देना। देखिए सूत्र पर आधारित प्रश्न दे करके कुछ नहीं होगा, इससे गणितीय तर्कणा नहीं बढ़ सकती। नेक्स्ट है नियमित और तथा कक्षा परीक्षाओं का आयोजित कराना। परीक्षाओं से कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, शामपट पर पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों को हल करना, जी नहीं। अगर आप बच्चों में गणितीय तर्कणा का विकास करना चाहते हैं, यानी कि मैथमेटिकल रीजनिंग की स्किल बच्चों में डेवलप करना चाहते हैं, तो बेस्ट होगा कि आप क्या करें, उसी चीज़ से रिलेटेड बच्चों को एक्टिविटीज़ कराएं, क्रीड़ा कराएं, ठीक है। और साथ में पहेलियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं मैथ्स में, तो इसका राइट आंसर होगा यूजिंग मैथमेटिकल गेम्स एंड पजल्स इन हर क्लास। उनकी क्लास में ये चीज़ें कराइए, पजल्स करवाइए, गेम्स वगैरह करवाइए। इससे क्या होगा, मैथमेटिकल रीजनिंग की जो स्किल है बच्चों के अंदर डेवलप होगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों की पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 की प्रस्तावनाओं का निरूपण करता है। अभी मैंने आपको बताया कि NCF है, NEP है, RTE है, निपुण भारत है, इन सभी से आपके क्वेश्चन बनते हैं हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में। तो ये टॉपिक आपको करके ही जाने हैं फ्रेंड्स, एक भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिएगा, सारी क्लासेस की लिंक आपको मिलेंगी। जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है वहाँ से आप डिटेल में देख सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कि NEP 2020 की प्रस्तावना का निरूपण करता है। कौन सा ऑप्शन? पहला है अधिगम समग्र एवं एकीकृत होना चाहिए। NEP 2020 के अकॉर्डिंग पूछा है, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो जुलाई में आई हुई थी, उसके अकॉर्डिंग। तो पहला है अधिगम समग्र एवं एकीकृत होना चाहिए। ये तो ठीक है, आई थिंक आपको भी ये सही लग रहा होगा, है ना। हाँ चलिए, क्या है कि जो अधिगम है समग्र एवं एकीकृत होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है 5+3+3+4 के नए डिज़ाइन में स्कूल पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करना, बिल्कुल सही बात। पहले हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो क्या होता था, वो था हमारा 10+2, उसको बदलकर क्या हुआ 5+3+3+4। इसी नए डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाना है, ये इसमें कहा गया था, सही है। नेक्स्ट है 5+2+3+3 के नए डिज़ाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करना, ये एलिमिनेट हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम 10+2 से चेंज हुआ ना, वो चेंज क्या हुआ है 5+3+3+4। लेकिन थर्ड ऑप्शन में यहाँ पर क्या लिख दिया 5+2+3+3, तो ये सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है फाउंडेशनल स्टेज में औपचारिक पाठ्यपुस्तकों से अधिगम सम्मिलित होना चाहिए, जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसका राइट आंसर होगा A और B दोनों सही है यहाँ पर, कि जो हमारा लर्निंग है वो समग्र होना चाहिए और एकीकृत होना चाहिए, और लर्निंग होना चाहिए 5+3+3+4 के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन को इंग्लिश में यहाँ पर दिया हुआ है, लर्निंग शुड बी होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड एंड रिस्ट्रक्चरिंग स्कूल करिकुलम एंड पेडागोजी इन अ न्यू, ये वाला डिज़ाइन 5+3+3+4, ये आप याद रख लीजिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा
ए और बी सही हैं जो कि हमको दिख रहे हैं ऑप्शन सेकंड वाले पे, ये देखिए। तो ए और बी, ये सेकंड ऑप्शन क्या होगा हमारा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक शिक्षक हस्तकौशल सामग्री जैसे कि ब्लॉक, मार्बल इत्यादि का उपयोग गुणन की अवधारणा को विकसित करने के लिए करता है। इस प्रकार की हस्तकौशल सामग्री का उपयोग, पहला है शिक्षार्थियों में दुविधा उत्पन्न करता है। क्या ये शिक्षार्थियों में दुविधा उत्पन्न करता है, बताइए। हम बच्चों को ब्लॉक्स, मार्बल्स इन सब से क्या करते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट सिखाते हैं मल्टीप्लिकेशन के, तो क्या इससे दुविधा उत्पन्न होती है, यानी कि क्रिएट कन्फ्यूज़न अमंग लर्नर्स, बिल्कुल भी नहीं। ये तो अच्छी चीज़ है, इससे तो बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है, लेकिन ये कह रहा है कन्फ्यूज़न पैदा करता है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है औपचारिक कलन विधियों को समझने में बाधा डालता है, यानी कि हिंडर्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉर्मल एल्गोरिथम्स, तो ऐसा नहीं होता है, ये बाधा नहीं डालता है, ठीक है। नेक्स्ट है छोटे बच्चों को खाली समय देता है, प्रोवाइड्स लीजर टाइम टू यंग चिल्ड्रन, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सही है। देखिए हेल्प्स इन कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, यानी कि अवधारणात्मक अधिगम में क्या होता है, सहायक होता है, बच्चे इससे कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए मैथ्स पेडागोजी फ्रेंड्स अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी से थोड़ा सा डिफरेंट होती है, ये आप जानते ही होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने नोट्स लिए हैं उन्होंने देखा ही होगा, क्योंकि नोट्स मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा प्रिपेयर किया हुआ है, टू द पॉइंट एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो मैथ्स पेडागोजी में ना कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी में नहीं होती हैं, थोड़ा डिफरेंट होती है। लाइक जैसे हम डाइन ब्लॉक हैं, हमारे जो अबेकस है, जियो बोर्ड है, ये सारी चीज़ें ये मैथ सीखने में बच्चों को हेल्प करती हैं, है ना। तो यहाँ पर इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया गया है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ फ्रेंड्स, तो मैथ्स पेडागोजी में एक टॉपिक आता है वैन हीले की थियोरी, उसे आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि वैन हीले की थियोरी से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार सीटेट में बनता है मैथ्स पेडागोजी के अंदर, ठीक है। तो मैथ्स पेडागोजी की जो पेडागोजी है थोड़ा सा डिफरेंट है अदर सब्जेक्ट से, तो इसे आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें मिल गया है, हेल्प्स इन कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एनालाइज द मिसकॉन्सेप्शंस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन इन अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। निम्नलिखित में से किसका उपयोग बच्चों में किसी विशेष अवधारणा के प्रति भ्रांतियों एवं अधिगम में आ रही कठिनाइयों के विश्लेषण के लिए किया जाता है। पहला है मानक संदर्भित परीक्षा, यानी कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। दूसरा है मानदंड संदर्भित परीक्षा, यानी कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, जिनको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, ये होता है हमारा एनआरटी पहले वाला, और दूसरा होता है हमारा सीआरटी, ठीक है। थर्ड आता है नैदानिक परीक्षा, जिसे हम कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, एंड फोर्थ इज उपचारिक शिक्षण, यानी कि रेमेडियल टीचिंग। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, तो देखिए भ्रांतियों एवं अधिगम में आ रही जो कठिनाई है उसका विश्लेषण करना, विश्लेषण करना मतलब होता है एनालिसिस करना, उसका पता लगाना। तो अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं कि बच्चों को कोई चीज़ समझ में क्यों नहीं आ रही है, बच्चा उस चीज़ को समझने में कठिनाई क्यों महसूस कर रहा है, अगर आप ये चीज़ पता करना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट करके, यानी कि नैदानिक परीक्षा करके। इसी से आपको ये पता लगता है कि बच्चे को अधिगम में कहाँ पर कठिनाई आ रही है, कहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। एक पेशेंट है जिसे कोई प्रॉब्लम है, वो जाता है डॉक्टर के पास, ठीक है। डॉक्टर के पास जाकर उसे जो भी प्रॉब्लम है वो डॉक्टर को बताता है कि मुझे इधर इधर पेन हो रहा है, ये दिक्कत हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर क्या करते हैं, बीमारी का पता लगाते हैं, क्योंकि जिस बीमारी में वो सिम्टम्स होते हैं उस बीमारी को वो डॉक्टर ही हमें बता सकते हैं, है ना। तो डॉक्टर ने क्या किया, आपके सिम्टम्स देखे डिजीज़ के, और उसके बाद पर्टिकुलर ये कौन सी डिजीज़ आपको हो रही है ये डॉक्टर ने बता दिया। डॉक्टर ने कैसे बताया, आपके जो कैरेक्टर हैं, जो भी आपके सिम्टम उसमें आ रहे हैं उसको देख करके। तो सेम वही चीज़ एजुकेशन में होती है। अगर बच्चे को कहीं पर डिफ़िकल्टी आ रही है तो टीचर क्या करते हैं, पता लगाते हैं, एनालाइज करते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। और जब उस डिफ़िकल्टी का पता लग जाए और उस पर जब टीचर काम करें, मतलब उस डिफ़िकल्टी को ख़त्म करना चाहें, तो उसके बाद जो होता है वो होता है आपका रेमेडियल टीचिंग, यानी कि उपचारिक शिक्षण, जहाँ पर बच्चे की उन कठिनाइयों का पता लगा करके उन कठिनाइयों को दूर किया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि डिफ़िकल्टी को दूर कहाँ किया जाता है,
तो आप कहेंगे रेमेडियल टीचिंग में। और डिफ़िकल्टीज़ का पता कहाँ लगाया जाता है, यानी कि एनालाइज कहाँ किया जाता है, तो आप कहेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट में। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। चलिए हिंदी में ही इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स हिंदी से ही हैं। तो क्वेश्चन है कि कथन में दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी सुझाई गई शिक्षण विधियाँ शिक्षार्थी को गणितीय ज्ञान का निर्माण करने का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करती हैं। ऑप्शन है आपके सामने, कथन है आपके सामने कि एक शिक्षक इस अवधारणा को पढ़ाना चाहता है कि चतुर्भुज में कोणों का योगफल 360 डिग्री है। ठीक है, तो शिक्षण विधियाँ आपके सामने ये रखी गई हैं। तो चलिए देख लेते हैं। उसके बाद आपको चूज़ करना है सही विकल्प का कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो एक बार इन सारे ऑप्शन को हम देखेंगे पहले, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि राइट आंसर आपका क्या होगा। ठीक है, तो पहला है कि शिक्षक शामपट पर एक चतुर्भुज बनाता है और उसके कोणों को चांदा का उपयोग करके मापता है और दिखाता है कि कोणों का योगफल 360 डिग्री के बराबर है। क्या ये सही है? दूसरा है, शिक्षक कागज़ के एक टुकड़े पर एक चतुर्भुज खींचता है और फिर उसका एक विकर्ण खींचता है ताकि चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में विभाजित किया जा सके। वह त्रिभुजों के कोण योग गुणधर्म का उपयोग करके दिखाता है कि चतुर्भुज के कोणों का योगफल क्या है, 360 डिग्री है। थर्ड ऑप्शन देखिए, शिक्षक छात्रों को कागज़ के एक टुकड़े पर विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज बनाने के लिए कहता है और उनके आंतरिक कोणों को मापने और प्रत्येक प्रकार के चतुर्भुज में कोणों का योग खोजने के लिए कहता है। देखिए यहाँ पर इन दोनों कंडीशन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सिमिलर चीज़ें हो रही हैं कि चांदे का उपयोग हो रहा है और इस तरीके से वो चतुर्भुज बना रहा है, फिर बता रहा है कि 360 डिग्री के इक्वल होता है सभी कोणों का योग। तो ये सही नहीं है। सही चीज़ क्या होती है, हमने हमेशा ये चीज़ सीखी है सीटेट में, सही चीज़ वो होती है जहाँ पर एक्टिविटीज़ या तो टीचर्स करके दिखाएं या फिर एक्टिविटीज़ बच्चे खुद करें। यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड वाला सही नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर ये वाला सही होगा फ्रेंड्स, थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो त्रिभुजों में विभाजित किया जा रहा है और वो त्रिभुज, हाँ ये सही नहीं होगा। सही कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड वाला सही होगा कि शिक्षक छात्रों को कागज़ के एक टुकड़े पर विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज बनाने के लिए कह रहा है और उनके आंतरिक कोण, क्योंकि देखिए यहाँ पर बच्चे एक्टिव हैं। हम कहते हैं ना कि बच्चे एक्टिव होने चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बच्चे एक्टिव हैं और खुद से वो क्या कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में जो आप देख रहे हैं, बच्चे यहाँ पर ये एक्टिविटी कर रहे हैं और उनके आंतरिक कोणों को मापने और प्रत्येक प्रकार के चतुर्भुज में कोणों का योग खोजने के लिए टीचर उनको कह रहे हैं। तो बच्चे जहाँ पर एक्टिव होंगे वो ऑप्शन हमेशा राइट होता है, यही चीज़ हमने सीखी है। तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, जो कि हमको यहाँ पर दिखेगा इस वाले में। ये वाला ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम पहुँचे हैं। तो क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, देखिए 2005 वाला जो एनसीएफ है इससे 3 क्वेश्चन बने हुए हैं आपके एक ही पेपर में। तो आप देख सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विविध संस्कृतियों में पटरी विक्रेताओं और आम लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित को प्राइमरी कक्षा के गणित पाठ्यचर्या में शामिल किए जाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बताइए, मैथ्स को जो शामिल किया है उसके लिए कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। पहला ऑप्शन है आपके सामने फ्रेंड्स, औपचारिक गणित और पटरी विक्रेताओं तथा आम लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित में कोई संबंध ही नहीं है। दूसरा है आम लोगों द्वारा, देखिए ऐसा नहीं होता है, संबंध तो होता है ना, मैथ्स का संबंध हर जगह से है। नेक्स्ट है आम लोगों द्वारा प्रयुक्त गणितीय क्रियाएं काफ़ी समृद्ध और महत्वपूर्ण हैं और उनको कक्षाई चर्चा में शामिल किया जा सकता है, ये हमारा सही है। विभिन्न संस्कृतियों में प्रयुक्त गणितीय व्यवहारों को शामिल करना गणित के अधिगम को रुचिपूर्ण और प्रासंगिक बनाने के लिए किया जा सकता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है विविध पृष्ठभूमि से आए बच्चे संख्याओं, गिनती और परिकलन के विभिन्न तरीकों को कक्षाई चर्चा में शामिल कर सकते हैं। जी हाँ, कक्षाई चर्चा में क्या करना है, आपने शामिल करना है, ये भी क्या होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब देखिए राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपसे पूछा हुआ है
तो इसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। फर्स्ट वाला सही नहीं है, और क्वेश्चन में पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही क्या होगा यहाँ पर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14 पे हम पहुँचे हैं। जब बच्चों को दो भिन्नों को जोड़ने के लिए कहा जाता है, तब एक सामान्य त्रुटि जो गणित का शिक्षक अक्सर पाता है वह यह है कि बच्चे अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ जोड़ देते हैं। ऐसी त्रुटि का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? जैसे बच्चों को फ्रैक्शन का कोई क्वेश्चन दे दिया तो बच्चे क्या करते हैं, जो ऊपर वाली डिजिट्स होती हैं उनको जोड़ देते हैं, यानी कि उनके जो अंश हैं उनको जोड़ देते हैं, और जो उनके हर हैं उनको भी जोड़ देते हैं। तो इसका रीज़न क्या होगा? न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर होते हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसी गलती करने का मेन रीज़न क्या हो सकता है, ये आपसे पूछा है। पहला है लिखित अभ्यास का अभाव, दूसरा है कक्षा में सतर्कता का अभाव, तीसरा है प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित बच्चों की पूर्व समझ, और चौथा है शिक्षण अधिगम सामग्री की अनुपलब्धता। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, जिसमें दिया है कि प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित बच्चों की पूर्व समझ, यानी कि जो हमारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उसकी नॉलेज बच्चों को नहीं है, जिसको वो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुका होगा, ठीक है। तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन क्या होगा इसका, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 जो आपसे पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से आकलन की कौन सी विधि अधिगमकर्ताओं के बीच गणित में भय और चिंता को कम करने में सहायक करेगी? मैथ्स में बच्चों के मन में जो भय होता है, जो डर होता है, जो चिंता होती है, उसको कौन सा रीज़न जो है कम करेगा, ये आपसे पूछा हुआ है। पहला है परियोजना, दूसरा है सहयोगी अधिगम कार्य, तीसरा है पेपर पेंसिल टेस्ट, और चौथा है योगात्मक आकलन। चलिए इंग्लिश में भी इनको देख लेते हैं। इंग्लिश में ऑप्शन दिए हैं प्रोजेक्ट वर्क, कोऑपरेटिव लर्निंग टास्क, पेपर पेंसिल टेस्ट और समेटिव असेसमेंट। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका ए और बी, ये दोनों ऑप्शन सही हैं फ्रेंड्स। एक तो आप बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क दीजिए, प्रोजेक्ट वर्क करने में वैसे भी बच्चों को मज़ा आता है ना, और उससे वो चीज़ें सीखते हैं, उनके मन का जो डर है मैथ्स को लेकर वो ख़त्म होगा। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव लर्निंग टास्क। देखिए कोऑपरेटिव लर्निंग बहुत अच्छा एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है फ्रेंड्स। कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है ना कि बच्चे आपस में ही चीज़ों को सीखते हैं। जैसे सेम क्लास के बच्चे, हम कहते हैं ना पीयर ग्रुप, पीयर ग्रुप्स क्या होते हैं, जो सेम एज के बच्चे जब ग्रुप में आते हैं तो वो जो बच्चे हैं आपस में जब सीखते हैं चीज़ों को, जैसे मैथ्स में किसी बच्चे का कोई टॉपिक अच्छा है तो वो दूसरे बच्चे को सिखा देगा, इस बच्चे का कोई टॉपिक अच्छा है वो इसको सिखाएगा, तो इस तरीके से आपस में सहयोग करके सीखते हैं, कॉपरेट करके चीज़ें सीखते हैं। तो इससे भी क्या होता है, बच्चों के मन में जो गणित को लेकर डर होता है, एंजाइटी होती है, वो दूर होती है, ठीक है। तो इसीलिए बी भी सही हो जाएगा। बाकी ये कह रहा है पेपर पेंसिल टेस्ट, इससे कोई भय दूर नहीं होने वाला बल्कि बच्चे ज़्यादा डरेंगे। और समेटिव असेसमेंट भी आपका सही नहीं होता है। हाँ, समेटिव की जगह अगर फॉर्मेटिव असेसमेंट लिखा होता ना तो वो भी यहाँ पर सही हो जाता, लेकिन ये लिखा है आपका समेटिव असेसमेंट, तो ये सही नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी कि ए और बी यहाँ पर सही हैं। चलिए मैं आपको दो कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर करवा देती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी बार आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है। एक आता है समेटिव असेसमेंट जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं एसए, और एक आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं एफए। आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सा ज़्यादा बेस्ट है तो आप हमेशा कहेंगे कि एफए बेस्ट है, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट बेस्ट है। क्यों है, अब डिफरेंस ध्यान से सुनिएगा। एफए क्या होता है ना फ्रेंड्स, जैसे पूरे साल भर में टीचर जो भी पढ़ाते हैं बीच बीच में बच्चों का टेस्ट लिया जाता है। जैसे 3-4 चैप्टर टीचर ने कंप्लीट कराए तो उसका टेस्ट ले लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 3-4 चैप्टर कंप्लीट होंगे फिर उसका टेस्ट लेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, टीचर को ये पता लगता है कि बच्चे की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं कहाँ पर हैं, बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उनकी कठिनाइयों का, उनकी समस्याओं का इससे पता लगाया जा सकता है। और लास्ट में जो एनुअल एग्ज़ाम होते हैं ना, तब तक बच्चों के कई सारे टेस्ट ऑलरेडी हो चुके होते हैं, और इससे क्या होता है एनुअल एग्ज़ाम में वो बहुत अच्छा स्कोर भी कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे क्या होता है, ऐसे होता है जो आपके एनुअल एग्ज़ाम होते हैं ना सीधे, बस जैसे आपका 3rd क्लास में अगर कोई स्टूडेंट है तो लास्ट में उसका पेपर होगा एक जो एनुअल एग्ज़ाम होता है, जिससे ये डिसाइड हो जाता है कि बच्चा पास हुआ है या फेल हुआ है। जो आपका रिपोर्ट कार्ड बनता है जिसे हम कहते हैं रिजल्ट हमारा बन रहा है, तो वो आता है सिर्फ और सिर्फ ऐसे के अंदर। तो इसीलिए ऐसे को अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की कठिनाई, बच्चों की समस्या का पता नहीं लगाया जाता,
यहाँ पर सिर्फ बच्चे को पास या फेल घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए FA बेस्ट है SA से, ध्यान रखिएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, मैथ्स पेडागोजी का ये पूरा सेट हमने लगा लिया है। इस सेट में आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यस आपको क्लास पसंद आई, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि एग्ज़ाम तक आपकी इसी तरीके से क्लासेस करवाई जाएं। और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको क्लास पसंद आई हो। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स दी जाती हैं। और अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिख रहा है इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करिए, नोट्स का आप डेमो देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो ही लीजिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं फ्रेंड्स, और अगर आपको उनके रिव्यूज़ देखने हैं ना तो रिव्यूज़ भी मैंने टेलीग्राम पर शेयर करे हैं, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम है फ्रेंड्स, अगर नोट्स लेना है तो टाइम से ले लीजिएगा, क्योंकि अगर लास्ट टाइम में 2-3 दिन पहले आप नोट्स लेंगे ना तो फिर फ़ायदा नहीं होता है। अभी टाइम है कि आप उन नोट्स को अच्छे से पढ़ो और अपना सीटेट को क्लियर करो। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल सीटेट की क्लास के साथ इसी टाइम पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।